देखिए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन ए ट्राइंगल, है ना। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इन ए ट्राइंगल का क्या मतलब है कि वो आइडेंटिटी विच इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो ट्राइंगल के हर एंगल के लिए सेटिस्फाई हो, ठीक है। अगर कोई भी आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्री है और ट्राइंगल के हर एंगल को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, राइट। चलिए, तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, पाई होता है। ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है, पाई होता है। तो अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई है, तो कुछ आइडेंटिटीज़ मैंने लिखी हैं। आइडेंटिटीज़ बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, पर मैंने केवल वही लिखी हैं जो काम की हैं, है ना। तो कुछ आइडेंटिटीज़ लिखी हैं मैंने। देखिए sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किसके बराबर होता है, 4 sin a sin b sin c के। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c किसके बराबर होता है, 4 sin a sin b sin c के। इसे आप याद रखिए। साइन स्क्वायर ए का समेशन कितना होता है, 2 प्लस 2 पाई। पाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, है ना, cos a, ठीक है। चलिए, बाकी चार आपके सामने लिखी हुई हैं, ये चारों मैं आपको बता देता हूँ। समेशन ऑफ tan a इक्वल्स टू पाई ऑफ tan a, समेशन ऑफ cot a cot b 1 होता है, समेशन ऑफ tan a बाई 2 tan b बाई 2 1 होगा, समेशन ऑफ cot a इक्वल्स टू cot a बाई 2 इक्वल्स टू पाई cot a बाई 2। देखिए इसमें ये मैं बता देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ज़्यादातर काम यही आती हैं, ओके। तो चलिए बता देता हूँ कैसे आया। हम ये जानते हैं कि tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ tan a tan b। सबसे ज़्यादा काम की, देखो जो काम की आती है, जो ज़्यादा काम में आती है, एक तो मैंने जो काम में आते हुए देखी, ज़्यादातर ये काम में आते हुए देखी है। समेशन ऑफ sin 2a इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पाई sin a, ठीक है। और एक tan वाली cot वाली काम में आते हुए देखी है, राइट। तो tan a प्लस b प्लस c क्या होता है सर, tan a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a अपॉन दिस, ये फॉर्मूला होता है। अब मैं a प्लस b प्लस c पाई रख दूँ, अगर मैं a प्लस b प्लस c का रख दूँ, पाई रख दूँ, तो tan पाई कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अगर मैं a प्लस b प्लस c पाई रख दूँ तो tan पाई कितना हो जाएगा, 0। ये टर्म 0 हो गई, ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ 0 हो जाएगी और ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 0 इक्वल्स टू समेशन ऑफ tan a माइनस पाई ऑफ tan a। क्लियर, रिजल्ट आ गया मेरे पास, समेशन ऑफ tan a यानी सम ऑफ tan a इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ tan a। ये पहला रिजल्ट है जो काम का है, बहुत काम का है, कि ध्यान रखिएगा, ठीक है। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू होता है tan a tan b tan c। tan a प्लस tan b प्लस tan c होता है tan a tan b tan c, राइट। क्लियर है, tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होता है, tan a tan b tan c। अब इस चीज़ को आप ऐसे देखिए, tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू क्या था, tan a tan b और tan c है, यही है ना, यही है ना, ठीक है। चलिए, डिवाइड बाय, इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर दीजिए tan a tan b और tan c से, ओके। इस पूरे एक्सप्रेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड करेंगे आप, tan a tan b tan c से डिवाइड कर दीजिए, ओके। अब जो बच्चा समझदार है उसे पता है ना यार कि जब मैं tan a tan b tan c से डिवाइड करूंगा ये अपॉन में जाएगा, ठीक है। अपॉन में जाएगा तो क्या बनेगा, क्या आएगा यहाँ पर आएगा cot b cot c, यहाँ पर क्या आएगा cot a cot c, यहाँ पर क्या आएगा cot a cot b। तो जब इस पूरे एक्सप्रेशन को आप tan a tan b tan c से डिवाइड करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा समेशन ऑफ cot a cot b इक्वल्स टू 1। ये जो आप देख रहे हैं ना सब इम्पोर्टेंट है भाई, क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ध्यान रखना, समेशन ऑफ tan a इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ tan a, राइट। समेशन ऑफ cot a cot b इक्वल्स टू 1। ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ाऊँ इसी को। अब इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, आगे कैसे बढ़ाएंगे देखिए, ये रिजल्ट आपके सामने है, ओके। चलिए अब आप सोच के बताना, सोच के बताइएगा, ये आपको दिख रहा है ना, श्योर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर a प्लस b प्लस c अगर पाई है, अगर a प्लस b प्लस c क्या है, पाई है, तो a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 हो जाएगा भाई। अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो ये चीज़ पाई बाई 2 हो गई, बिल्कुल हो गई सर। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं चेंज कर दूं,
यहाँ मैं a/2 b/2 और c/2 कर दूँ तो यहाँ a/2 यहाँ a/2 यहाँ a/2 यहाँ b/2 हो जाएगा। भाई फॉर्मूला तो वही है, बस आपने a/2 b/2 c/2 कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया? समेशन ऑफ 10a/2 माइनस पाई ऑफ 10a/2 1 माइनस समेशन ऑफ 10a/2 10b/2। सिंपल सी बात है। हमने क्या करा, हमने सोचा कि अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 क्या हो गया? पाई/2 हो गया। हो गया पाई/2। अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक। अगर ये चीज़ पाई/2 हो गई तो इसको हटा के लिखेंगे पाई/2 और 1090 क्या होता है? 1/0। 1090 क्या होगा? 1/0, ठीक है। तो ये बनेगा 1090 1/0। तो ये अपॉन 1 माइनस समेशन ऑफ 10a/2 10b/2। पक्का है? 1090 बिकम्स 1/0। नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट? यू गेट समेशन ऑफ 10a/2 10b/2 इक्वल्स टू 1। काम आएगा भाई, और पता नहीं कहाँ काम आ जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि कहाँ काम आएगा पता नहीं चलता, एकदम से काम आ जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि समेशन ऑफ 10a/2 10b/2 1 होता है, राइट। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं, है ना, ये क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है? 10a/2 10b/2 प्लस 10b/2 10c/2 प्लस 10c/2 10a/2। यही तो लिखा हुआ है। और अगर ये लिखा हुआ है, अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय क्या? किससे डिवाइड करेंगे? 10a/2 10b/2 और 10c/2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को 10a/2 10b/2 और 10c/2 से डिवाइड कर दीजिए। और जब पूरे एक्सप्रेशन को 10a/2 10b/2 10b/2 डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा समेशन ऑफ cot a/2 इक्वल्स टू पाई ऑफ cot a/2। समझ आ गया? श्योर है सारे बच्चे? क्लियर? तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट था मैंने आपको बता दिया कि चारों आप हमेशा याद रखिए। एक शुरू में जो लिखा हुआ था समेशन ऑफ sin 2a, है ना, वो भी आप याद रखिए। उसे भी हम बहुत आराम से डराइव कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा मारामारी तो है नहीं। आप जब भी ट्राइंगुलर इनइक्वलिटीज़ को, आइडेंटिटीज़ को आप डराइव करते हैं तो मेन जो फंडा रहता है वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई दिमाग में रखकर चले, बाकी कोई तकलीफ नहीं। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ 25 डिग्री है या 50 डिग्री है। आपको दिख रहा होगा 50 डिग्री है 100 डिग्री है, यहाँ दिख रहा होगा 105 डिग्री है 210 डिग्री है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी क्या? अगर ये A है, अगर ये B है और अगर ये C है, अगर ये ABC है तो ये क्या है यार? 2A 2B और 2C। ऑब्वियस ही बात। तो अगर ये ABC है तो ये 2A 2B 2C है। और sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C, sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C बड़ा बड़ा लिखवाया मैंने, देखना आप क्या लिखवाया था? 4 टाइम्स ऑफ sin A, 4 टाइम्स ऑफ sin A, sin B और sin C। क्लियर? 4 टाइम्स ऑफ sin A, sin B, sin C और नीचे भी यही चीज़ लिखी हुई है, अपॉन में भी यही चीज़ लिखी हुई है। ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आएगा? 4। ठीक है। अभी नॉर्मल क्वेश्चन था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन भैया अगर आपको याद नहीं होगा तो आप लटक गए, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो sin 2A प्लस sin 2B प्लस sin 2C का फॉर्मूला लगा लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 4। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन। कैसा क्वेश्चन है? बेहतरीन। देखो उसको समझते हैं। उसने बोला 3 सर्कल्स टचेज वन अनदर एक्सट्रीमली, ठीक है, एक्सटर्नली लिखा हुआ है ये, एक्सटर्नली, ठीक है। तो 3 सर्कल्स टचेज ईच अदर एक्सटर्नली, ओके। द टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मीट एट ए पॉइंट, द टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, meet at a point whose distance from point of contact is 4 unit. The tangent at the common point of contact meet at a point whose distance
from point of contact is 4 units. Find ratio of product of radius to the sum of radius. यानी आपको रेडियस के प्रोडक्ट अपॉन उनके सम का रेशियो निकालना है. देखिए इस पिक्चर को समझते हैं पहले, है ना. इस पिक्चर को बनाना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझते हैं पहले क्या करना क्या है. देखिए मेरे पास 3 सर्कल हैं. ओके, ये तीनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. टेंजेंट एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पर आप जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की है. ठीक है, आपने कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ की है. ठीक है, आपने कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ की है. कॉमन पॉइंट यही तो है. इस कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट ड्रॉ की है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की है. कर लिए टेंजेंट ड्रॉ? बिल्कुल कर ली सर. आगे बताइए. उस डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 4 यूनिट. तो यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस है ना, ये 4 यूनिट है. ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? 4 यूनिट है. ये डिस्टेंस कितनी है? 4 यूनिट है. अब चाहता क्या है वो आपसे? वो चाहता है कि जो 3 सर्किल हैं, इन तीनों सर्किल्स की जो रेडियस का प्रोडक्ट और उनके सम का जो रेशियो है वो चाहिए आपको. यानी आपको चाहिए क्या? अगर मैं ऐसे बनाऊं, इस सिचुएशन को अगर मैं ऐसे बनाऊं, ओके, अगर मैं सर्किल की रेडियस R1 बोल दूं, इस सर्किल की रेडियस R2 बोल दूं और इस सर्किल की रेडियस क्या बोल दूं? R3 बोल दूं. तो व्हाट यू वांट, आप चाहते हो कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेडियस, ठीक है, तो आप चाहते हो कि R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या होगा, ये आप मुझसे चाहते हो. ये अल्टीमेटली क्वेश्चन है. ठीक है भाई, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा मैं स्टार्ट कैसे करूँगा. अब ये क्वेश्चन मेरा बन गया. अब मैंने सोचना चालू किया. इस सिचुएशन को अगर मैं ढंग से देखूं, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है. आराम से समझना, आराम से. ओके, ये क्या ये टेंजेंट है, तो ये क्या हुआ? नॉर्मल हुआ. अगर ये टेंजेंट है तो ये क्या हुआ? नॉर्मल सेंटर से है ना, ये तो नॉर्मल हो गया. तो टेंजेंट ये नॉर्मल, तो एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री. ये कितना? 90 डिग्री. ये कितना हुआ? 90 डिग्री. समझ आ गया? 90 डिग्री है पक्का. चलिए, अच्छा दूसरी बात उसने बोला है बेटा कि ये जो लेंथ है ये भी 4 है, ये लेंथ भी बेटा 4 है और ये लेंथ भी बेटा 4 है. तीनों लेंथ 4 है. ठीक है, तो जब ये लेंथ 4 है और ये लेंथ भी 4 है और ये लेंथ भी 4 है, तीनों लेंथ बराबर है, तो कुछ फील आ रहा है ऐसा? कुछ ऐसा फील आ रहा हो? यस, कुछ आया होगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है ट्राइंगल के अंदर जिसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है. इसका मतलब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट इन सेंटर है. क्या है? इन सेंटर है. तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बेसिकली क्या है? ये इन सेंटर है बेटा, इन सेंटर है. अब इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट. किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट. जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स होंगे ना, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? वो पॉइंट कहलाता है हमारा इन सेंटर. समझ आ गया? ठीक, तो ये बात समझ आ गई बेटा, इन सेंटर है. अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं और इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देते हैं. कर दिया ज्वाइन? पक्का ज्वाइन कर दिया मैंने, श्योर है? कोई तकलीफ किसी को? नहीं. अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? R1. ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? R2. श्योर? अच्छा, ये कितना हो गया? A/2. क्यों हो गया A/2? अरे ये इन सेंटर है भाई, इन सेंटर है तो इसको ज्वाइन करेगा तो A/2 तो होगा. बिल्कुल होगा सर, 100% होगा. क्लियर? श्योर? तो आपको इस ट्राइंगल से दिख रहा होगा, इस ट्राइंगल से आपको दिख गया होगा, सारे बच्चों को दिख गया होगा कि tan A/2 कितना है. तो tan A/2 होगा बेटा 4/R1. ठीक है, tan A/2 कितना है बेटा? tan A/2 हो गया 4/R1. आ गया? तो यहाँ से R1 कितना आ गया? 4/tan A/2. और मैथ्स में एक वर्ड होता है सिमिलरली, तो R2 कितना आएगा? 4/tan B/2. R3 कितना आएगा? 4/tan C/2. अरे जो काम तो इसके लिए कर रहा है बेटा उसके लिए भी कर ले, वही काम तो उसके लिए भी कर ले. कहाँ तकलीफ आ रही है? तो R1 आया, R2 आया, R3 आया, तीनों आ चुके हैं. और अगर R1 R2 R3 तीनों आ चुके हैं तो अब मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ. मुझे तो रेशो चाहिए, तो ये उठा के मैंने यहाँ रख दिया.
टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू और टेन सी बाई टू। ठीक है, अपॉन में आ जा बेटा। अपॉन में क्या लिखेगा? 4 अपॉन टेन ए बाई टू, 4 अपॉन टेन बी बाई टू और 4 अपॉन टेन सी बाई टू। ठीक, अच्छा क्या होगा? 4 4 4 उड़ गया। ठीक, अब आप एलसीएम लोगे। क्या लोगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा? 16 बचेगा। एलसीएम लोगे ना, ऊपर तो 16 बचेगा। अच्छा, जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे क्या बचेगा? समेशन ऑफ टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू। जब आप एलसीएम लोगे तो ये चीज़ बचेगी। क्लियर है? और अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को समझा है तो आज ही मैंने बताया है कि समेशन ऑफ टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आज ही मैंने बताया है कि समेशन ऑफ टेन ए बाई टू, टेन बी बाई टू कितना होता है बेटा? 1। तो कितना आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 16। ये मैं आपको ना जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है वो सारी बता ही चुका हूँ, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कुछ आइडेंटिटीज़ और हैं ट्राइंगल की, वो भी आप लिख लीजिएगा। समेशन ऑफ कॉस है ना, समेशन ऑफ कॉस है। देखिए ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप इनको डराइव करेंगे तो बहुत इतना टाइम होता नहीं है कि पेपर में इनको हम डराइव कर पाएँ। तो समेशन ऑफ कॉस है, समेशन ऑफ कॉस होता है बेटा 1 + 4 पाई साइन ए बाई टू। समेशन ऑफ कॉस का मतलब हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, और ये हो गया बेटा साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू। इसी तरह से समेशन ऑफ साइन ए, समेशन ऑफ साइन ए क्या होगा बेटा? 4 प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू, कॉस सी बाई टू। राइट, ठीक है। समेशन ऑफ कॉस 2 है तो ये होगा बेटा -1 - 4 प्रोडक्ट ऑफ कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी। राइट, तो टोटल मैंने आपको 8 लिखाई हैं, 8 या 9 हो गई हैं। ठीक है, जो मैंने लिखवाई थी पहले 1, 2 और उसके अलावा 4 मैंने आपको ड्राइव कराई थी और ये 3। ठीक है, तो कौन कौन सी हो गई आपके पास? एक तो आ गई आपके पास समेशन ऑफ साइन ए, एक आ गई समेशन ऑफ कॉस ए, एक आपके पास आ गई समेशन ऑफ साइन 2a और एक आ गई समेशन ऑफ कॉस 2a, है ना। ये और ये 4, और जो 4 मैंने आपको tan वाली बताई, tan और cot वाली, है ना। इन्हें आप याद कर लीजिए अच्छे से। अगर याद कर लेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, सडनली पड़ जाती है, तो हमें फ़ायदा रहेगा। राइट, चलिए। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़ इन ट्राइंगल। ओके, जो आपने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिखी थी वो आपको मैंने बता दिया। एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज़, है ना। कुछ ही बहुत ज़्यादा काम की हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो काम की हैं वो देख लेते हैं, है ना। देखिए पहली जो है वो है आपके पास समेशन ऑफ tan स्क्वायर ए बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समेशन ऑफ tan स्क्वायर ए बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, अगर मैं सोचूँ ये आया कैसे, ठीक है, अगर मैं सोचूं कि आया कैसे, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, x माइनस वाई का स्क्वायर, y माइनस जेड का स्क्वायर और z माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई 3 स्क्वायर्स हैं, 3 स्क्वायर्स का सम या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ओके, आप इसे ओपन कर लीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर सब 2 बार आएंगे। एक्स स्क्वायर भी 2 बार आएगा, वाई स्क्वायर भी 2 बार आएगा, जेड स्क्वायर भी 2 बार आएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे चलें, यहाँ से माइनस का 2xy आएगा, माइनस का 2yz आएगा और माइनस का 2xz आएगा। सबको उधर ले जाते हैं तो ये बन जाएगा 2 समेशन ऑफ xy। ये कैंसिल हो गया। ओके, अब मैं इस रिजल्ट से, इस रिजल्ट का यूज़ करके ये रिजल्ट मैं आपको डराइव करूँगा। राइट, इस रिजल्ट का यूज़ करके मैं ये रिजल्ट आपको डराइव करके दूंगा। चलिए, तो आइए देखते हैं कैसे आएगा। देखिए, अगर मैं x को tan a/2 मान लूँ और ठीक है y को tan b/2 मान लूँ और z को tan c/2 मान लूँ, ठीक है। अगर मैं x को tan a/2, y को tan b/2 और z को tan c/2 मान लूँ, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अगर आप इसको tan a/2, इसको tan b/2, इसको tan c/2 मान लो, तो इसको लिख सकते हैं समेशन ऑफ tan स्क्वायर a/2, ये लिख सकते हैं। क्लियर। अब आप याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था समेशन ऑफ tan a/2 tan b/2 कितना होता है 1। ठीक है, समेशन ऑफ tan a/2 tan b/2 कितना होता है 1। क्लियर।
तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ tan स्क्वायर a/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है? सबको समझ आ गया? श्योर आ जाना चाहिए, है ना। इसी तरीके से एक और रिजल्ट, इसी तरीके से बिल्कुल सेम इसी तरीके से एक और रिजल्ट मैं आपको ड्राइव कर देता हूँ। कौन सा वाला? ये वाला। समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कैसे? अगर मैं x को कॉट a ले लूँ, y को कॉट b ले लूँ और z को कॉट c ले लूँ, ओके। अगर मैंने x को कॉट a ले लिया, y को कॉट b ले लिया, z को कॉट c ले लिया, और अगर मैं इस कंडीशन का इस्तेमाल करूँ तो समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ कॉट a कॉट b, राइट? पक्का है? ठीक। और मैं आपको बता चुका हूँ कि समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी कितना होता है? 1। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ कि समेशन ऑफ कॉट ए कॉट बी कितना होता है? 1, राइट। तो यहाँ से समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, उसमें से एक मैं आपको ड्राइव कर चुका हूँ, ये दूसरी भी मैं आपको ड्राइव कर चुका हूँ। समेशन ऑफ tan स्क्वायर a/2 याद रखिए, समेशन ऑफ कॉट स्क्वायर a याद रखिए, राइट। इसके अलावा दो और मैंने लिखी हैं, समेशन ऑफ कॉस ए और समेशन ऑफ tan ए। ठीक, ये आप याद रखेंगे, है ना, क्योंकि हम क्रैश कोर्स में हैं, तो क्रैश कोर्स में इतना टाइम नहीं है कि हम सबका डेरिवेशन देखें, तो आप ध्यान रखिएगा, ये चारों आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर, है ना। देखिए अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम रेंज कैसे निकालेंगे। ओके, आपको स्टैंडर्ड जो कर्व्स हैं उनकी तो रेंज पता ही है, किसकी? जैसे साइन एक्स की अगर मैं बात करूं, है ना, तो साइन एक्स की जो रेंज है वो हमें पता है कि साइन एक्स की रेंज कितनी होती है? -1 से 1। कॉस एक्स की रेंज कितनी होती है? -1 से 1। ठीक है। tan एक्स की रेंज कितनी होती है? r। ठीक। कॉट एक्स की रेंज कितनी होती है? r, है ना। अगर मैं sec x की बात करूं तो sec x की रेंज होती है r -1 से 1, और cosec x की जो रेंज होती है वो होती है r -1 से 1। ओके, इन सब के ग्राफ भी आपको अच्छे से आते हैं, और इन सब की जो स्टैंडर्ड रेंज है हमको पता है कि ये ऐसे है। देखिए, जब हम रेंज निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, है ना, तो जैसे मान लो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको लग रहा है कि पूरे एक्सप्रेशन में केवल साइन की ही टर्म है, सिंपल, जैसे सिंपल साइन स्क्वायर ही आ रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा इसके अलावा, या सिर्फ कॉस स्क्वायर आ रहा है ना। तो आप डायरेक्टली उनकी बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करिए, डायरेक्टली उनकी वैल्यू अप्लाई करिए। मैं समझाना चाहता हूँ कैसे। जैसे आपने मुझसे पूछा y = 1 + sin स्क्वायर x की रेंज क्या होगी, तो यहाँ साइन स्क्वायर के अलावा कुछ भी नहीं है ना यार। जब साइन स्क्वायर के अलावा कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू अप्लाई करिए। क्या? अगर आप पूछेंगे इसकी रेंज क्या होगी, तो साइन स्क्वायर की रेंज बताइए क्या होती है? साइन स्क्वायर की रेंज होती है बेटा 0 से 1, उसमें 1 ऐड कर दो, तो आंसर आ गया बेटा 1 से लेकर 2 तक। खत्म। फंडा ये, अगर मेरे पास सिंगल में कन्वर्ट हो गया, जैसे सिंगल साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे डायरेक्टली पता है, तो मैं सीधा अप्लाई करूंगा एंड यू विल गेट आंसर। तो ये रेंज आ गई। ठीक। जैसे मान लो क्वेश्चन ये ना होकर ये होता y = 4 tan x cos x, और मुझे इसकी रेंज निकालनी है ना, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा 4 sin x अपॉन cos x इंटू cos x, लिख दिया। श्योर है? अब बढ़ूँ आगे, चलिए। अब मैं cos से cos को कैंसिल करूँगा, लेकिन जब मैं cos से cos को कैंसिल करूँगा तो यहाँ लिखूँगा कि cos x 0 नहीं होना चाहिए। मैथ्स में अगर आपके पास ax = bx है, तो आप x से x तभी कैंसिल कर सकते हैं जब x 0 नहीं है। ठीक है, तो आप cos x से cos x कैंसिल तभी कर सकते हैं जब cos x 0 नहीं है। अब आप सोचो cos 0 कब आता है? cos 0 आता है π/2 पर, 3π/2 पर, 5π/2 पर, यानी x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकती। x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं हो सकती।
और बेटा अगर x पाई बाई 2 नहीं हो सकता, अगर x 3 पाई बाई 2 नहीं हो सकता, अगर x 5 पाई बाई 2 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब साइन x की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो नहीं होगी बेटा, क्योंकि साइन तो 90 पर 1 आता है, साइन 3 पाई बाई 2 पर माइनस 1 आता है। तो जब तेरे पास पाई बाई 2 या पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब साइन x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं आएगी। तो बताओ y कितना हुआ, y इक्वल्स टू हुआ 4 साइन x। तो साइन x की वैल्यू आप -1 से 1 क्लोज नहीं लेंगे, ओपन लेंगे, तो आपका आंसर कितना, -4 से 4। ये आपका आंसर हो गया। इसमें गड़बड़ क्या हो सकती थी वो मैंने आपको सिखा दी, राइट। अगर मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन आता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x और इसकी रेंज निकालो, आ गया क्वेश्चन। अगर होता साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की पावर 4x, इसकी रेंज निकालो, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं सिंगल में कन्वर्ट करूँगा भाई, सिंगल में ही खेलना है मुझे, मैं दोनों में नहीं खेलूँगा, सिंगल में खेलूँगा। तो कैसे खेलूँगा, एक काम करो, साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस की पावर 4 को लिख कॉस स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर को लिख 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख लेगा। आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल बढ़ो सर आगे। जब आप आगे बढ़ोगे तो साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए और ये एक्सप्रेशन बन गया साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन गया साइन स्क्वायर 2x, क्लियर। अब चूंकि यहाँ साइन स्क्वायर के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं ना साइन स्क्वायर के अलावा, तो आप डायरेक्टली साइन स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करूँगा 0 से 1, मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई करूँगा 0 से 1 और ये अंदर जाएगा 0 से 1/4, ये अंदर जाएगा 0 से 1/4 और सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 3/4 से 1 तक, ठीक। तो पहला फंडा समझना है, पहला फंडा ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री का और अगर मैं उसको सिंगल साइन स्क्वायर या सिंगल कॉस स्क्वायर या सिंगल साइन या सिंगल कॉस में कन्वर्ट कर पाया, तो फिर मैं डायरेक्ट उसकी बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करूँगा और वी विल गेट रेंज, डायरेक्टली हमें रेंज मिल जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि a cos x प्लस माइनस b sin x, a cos x प्लस माइनस b sin x अगर आपको दे दिया जाए तो उसकी जो रेंज होगी, उसकी जो रेंज होगी वो होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में है तो उसकी रेंज होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर कोई भी चमत्कार ना मचाए, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम, ठीक है। और अगर इस एक्सप्रेशन में c ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, c अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको करना है, ऐड करना है तो ऐड कर देना और सब्ट्रैक्ट करना है तो बेटा सब्ट्रैक्ट कर देना, ये आपकी रेंज होगी, क्लियर। तो अगर सिर्फ ये एक्सप्रेशन है तो ये रेंज है, अगर ये एक्सप्रेशन है तो बेटा ये रेंज है, क्लियर। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना दोनों में, माइनस हो रहा है तो बेटा माइनस कर देना दोनों में, सीधा सीधा फंडा है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, y इक्वल्स टू log 3 sin x माइनस 4 cos x प्लस 15 डिवाइड बाय 10, ओके। और आपने पूछा इसकी रेंज क्या होगी, पूछ लिया आपने, क्या पूछा आपने मुझसे, इसकी रेंज क्या होगी। अब इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले, इसकी रेंज निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले मैं इसकी रेंज निकाल लेता हूँ ना,
कहाँ तकलीफ आ रही है? इसकी रेंज निकालने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन की अगर मैं रेंज इस फॉर्मूले से निकालूं, अगर इस एक्सप्रेशन की रेंज मैं इस फॉर्मूले से निकालूं तो बताओ क्या आएगी? माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की रेंज आएगी बेटा -5 से लेकर 5 तक, ठीक है। कोई अगर चमत्कारी हो तभी नहीं निकाल पाएगा, बाकी तो सारे बच्चे निकाल लेंगे। आ गया? और -5 से 5 में बेटा 15 ऐड कर दे, -5 से लेकर 5 में 15 ऐड कर दे, कितना आएगा? 10 से 20, ठीक। -5 से 5 में 15 ऐड कर दे तो 10 से 20 और डिवाइड बाय कितना? 10। और अगर आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 से 2, ठीक है। अगर आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1 से लेकर 2 तक। श्योर? चलिए अब आप लॉग को अंदर ले जाइएगा, और जब आप लॉग को अंदर ले जाएंगे तो आंसर आएगा बेटा 0 से लेकर 1 तक। ये आपका आंसर है, ओके। समझ में आ गया फंडा क्या है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, देखिए। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये सब सारे क्वेश्चंस की हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज, ठीक। तो सबसे पहले मैं ए वाले के पास गया। देखिए ए वाले के बारे में आप सोचिए, मुझे रेंज निकालनी है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो आप पहली बात तो ये देखिए कि 5 sin x प्लस 12 cos x की जो वैल्यू होती है वो आएगी बेटा -13 से लेकर 13 तक। आएगी कि नहीं आएगी? 100% आएगी। कौन से फॉर्मूले से आएगी? -√a² प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस √a² प्लस बी स्क्वायर तक 100% ही आएगी। अब मैं आगे बढ़ गया, ठीक है। अब मैंने सोचना चालू किया, तो मैंने ये सोचना चालू किया कि ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन मिनिमम कब होगा। अरे ये एक्सप्रेशन मिनिमम तब होगा जब ये टर्म बहुत बड़ी हो और ये टर्म बहुत छोटी हो। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टर्म मिनिमम कब होगी? ये टर्म मिनिमम तब होगी जब नीचे वाला बहुत बड़ा हो, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो और न्यूमरेटर बहुत छोटा हो। क्लियर? समझ में आ गया? तो ऑब्वियस ही बात है, हमें क्या चाहिए? मुझे मिनिमम चाहिए। तो मुझे मिनिमम तब मिलेगा जब ये चीज़ बड़ी से बड़ी और ये चीज़ छोटी से छोटी। तो ये चीज़ छोटी कब होगी? जब मैं इसकी वैल्यू लूँगा -13, और ये चीज़ बड़ी कब होगी? जब मैं इसकी वैल्यू लूँगा -13, ठीक है। नीचे वाला बड़ा चाहिए और उसी टाइम पर ऊपर वाला छोटा चाहिए। क्लियर? तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया होगा फंडा क्या है कि मुझे मिनिमम कब मिलेगा? मुझे मिनिमम तब मिलेगा जब ये बहुत बड़ा हो और ये बहुत छोटा हो, यानी ऊपर वाले की वैल्यू -13 हो और उसी टाइम पर नीचे वाले की वैल्यू भी -13 हो, पर वो नीचे माइनस लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका आएगा 2/15। अच्छा, मैक्सिमम कब आएगा? तो बेटा y मैक्सिमम तब आएगा जब ऊपर वाला बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, और नीचे वाला उसी टाइम पर छोटा हो। तो ऊपर वाला बड़ा चाहिए। अब ऊपर वाला बड़ा चाहिए तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या लेंगे? 13, राइट। तो अगर ऊपर वाला बड़ा चाहिए तो 17 + 13, और उसी टाइम पर नीचे वाला छोटा होना चाहिए तो 17 - 13 यानी 15/2। तो बताइए रेंज कितनी आएगी? तो आपकी रेंज आएगी बेटा 2/15 से लेकर 15/2 तक। समझ में आ गया? ऐसे आप कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। देखिए अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल पर जाऊं तो सेकंड एग्जाम्पल पर मैं फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अब चूंकि दोनों एंगल अलग अलग हैं और दोनों एक कॉस एक साइन होना चाहिए, तो यहाँ पर तो दोनों ही कॉस हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बी पार्ट में कॉस A + B लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कॉस A + B लगाएंगे, ठीक है। हम बी पार्ट में क्या लगाएंगे? कॉस A + B लगा देंगे, ओके। बाकी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हमने कॉस A + B लगा दिया। आ गया? बढ़े आगे चलिए। अच्छा, cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 60 कितना होता है? हाफ। तो ये आएगा 3/2 cos x। sin 60 कितना होता है? √3/2। sin 60 कितना होता है? √3/2। हो गया? +5 cos x और +3।
ओके बिल्कुल ठीक है सर, आगे बढ़ें। आप इस कॉस वाले में इस कॉस वाले को ऐड कर दें, है ना। इस कॉस वाले में अगर तो इस कॉस वाले को ऐड करेगा तो 13/2 cos x। ओके, साइन वाली टर्म को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है और +3। ओके, तो कॉस वाले में कॉस को ऐड कर, ठीक है, साइन वाला एज इट इज़ रहेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। मेरे ख्याल से अब ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इसकी मैक्सिमम या मिनिमम ना निकाल सके। अगर आपको इसकी मैक्सिमम निकालनी है तो √13/2 का स्क्वायर -3√3/2 का स्क्वायर और +3 कर देना, और मिनिमम निकालनी हो तो माइनस ऑफ दिस +3 ये लीजिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और वो उसमें यही ध्यान रखना होता है कि बेटा इसमें cos a + b लगा ले, और cos a + b लगाने के बाद ये वाली फॉर्म बन जाती है कहीं ना कहीं, फिर आराम से फॉर्मूला लग जाएगा। अब हम चलते हैं सी वाले के पास। किसके पास? सी वाले के पास। देखिए सी वाले में क्या है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको, एक साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन स्क्वायर को एक कॉस स्क्वायर के साथ मिला दो, तो एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर के साथ मिलकर तो 1 बन जाएगा, 1, ठीक है। तो एक साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर के साथ मिलकर बन जाएगा 1। अब बचेगा 4। अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो टर्म मुझे है ना, ये वाली जो टर्म मुझे दे रही है कुछ sin 2 थीटा वाली फीलिंग दे रही है, और चूंकि ये टर्म मुझे sin 2 थीटा वाली फीलिंग दे रही है तो ये जो cos स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, इसको भी मैं cos 2 थीटा में कन्वर्ट करूंगा, तभी मेरा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला लगने के लिए ज़रूरी था कि एंगल सेम हो, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + cos 2 θ/2, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो ये बनेगा 3/2 sin 2 θ। आगे समझ में क्लियर है? क्योंकि हमें पता है कि हम फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब एंगल सेम हो। यहाँ तक आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 1/, ये 3 आ गया, प्लस 2 cos 2 θ आ गया, प्लस 3/2 sin 2 θ आ गया। मेरे ख्याल से कोई बच्चा ऐसा नहीं है इसको तकलीफ है, क्योंकि एंगल सेम आ चुके हैं। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या आएगी इसकी वैल्यू, निकाल लेते हैं जो भी आएगी। तो -√, है ना, 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3 से लेकर 2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर प्लस 3, ये आ जाएगी, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा ये 4, और ये आएगा 9/4 16, 5/2, 5/2 यानी 1/2 आ जाएगा, और ये आएगा 5/2 प्लस 3, है ना, 11/2 आ जाएगा। ये लीजिए सर, बस उसको उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो रेंज क्या आ गई आपकी, रेंज आ जाएगी 1/, है ना, 1/1/2 से 11/2 हो गया, 1/1/2 से 11/2। और इसे उल्टा करके लिख दीजिएगा, है ना, इसे उल्टा करके लिख दीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 2/11 से लेकर 2 तक, ये आपका आंसर है। अब इसमें मैंने एक क्वेश्चन और लिखा है, ये मुझे पसंद है एक्चुअली, ये क्वेश्चन मुझे पसंद है इसलिए लिखा है मैंने, 1/sin x + cos x। क्यों पसंद है अभी आपको समझना आएगा कि 1/sin x + cos x में ऐसा क्या है ना। 1/sin x + cos x में ऐसा क्या है, तो देखिए सबसे पहली बात, sin x + cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -√2 से लेकर √2 तक आएगी। ओके, ये तो किसी से पूछ लो आप, रोड पे चलता हो कोई भी आदमी बोल देगा सर इसकी वैल्यू -√2 से √2 आएगी। अब क्या होता है, 1/, -√2 से √2 आया, आ गया। अब बच्चे क्या है, बच्चा परेशान है। बच्चा क्या करता है, देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, चमत्कारी भी तो होता है। चमत्कारी क्या करेगा, अरे तुम पिछले क्वेश्चन में भी तो मिले थे यार, तुम पिछले क्वेश्चन में क्या करा था, तुम्हें उल्टा कर दिया, आंसर आ गया, आओ तुम्हें उल्टा कर दें। तो बच्चा क्या करेगा, इसे उल्टा करेगा और कहेगा सर यही मेरा आंसर है। तो बेटा तू बड़ा वाला है, कौन सा वाला, तो बड़ा वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता मैथ्स में। यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है कि इसके बीच में बेटा 0 आ रहा है,
क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और जब 0 आता है तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 पर, और इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे मेरा एक ही लॉजिक है कि बेटा बीच में 0 आ रहा है, इसलिए इसको 0 पर ब्रेक करना पड़ेगा, इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये 0 नहीं है, ये 0 माइनस है, और ये 0 नहीं है, 0 प्लस है। ठीक है, ये 0 नहीं है, 0 माइनस है, और ये 0 मतलब 0 प्लस है। ब्रेक हो गया। अब आप आंसर सुनना अच्छे से, सुनिएगा अच्छे से। 1/0 माइनस 1/0 के जस्ट बैक में अगर चले गए तो ये इन्फिनिटी नहीं माइनस इन्फिनिटी बनेगा। अगर आप 0 के जस्ट बैक में चले गए तो वो इन्फिनिटी नहीं बेटा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी, और ये आएगा -1/√2। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, आगे चलो। ये बेटा 1/0 नहीं है, ये 1/0 प्लस है। 1/0 प्लस क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी प्लस का क्या होता है, प्लस का इन्फिनिटी, और ये आएगा 1/√2। तो 1/√2 से प्लस का इन्फिनिटी, ये आपका आंसर है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो चमत्कारी टाइप के बच्चे थे जो उसका आंसर ऐसे लिखकर खुश हो रहे थे, आहा, है ना बेटा, आहा नहीं, आहा तब होगा जब आप ये आंसर निकालोगे। क्लियर? चलिए, अब बात आती है इसमें केस नंबर 2 की। व्हेन एंगल्स आर डिफरेंट। एंगल्स बोलिए, आर्गुमेंट बोलिए, बात एक ही। आपने बोला कि सर ये फॉर्मूला तब लगेगा जब साइन और कॉस के एंगल सेम होंगे। बिल्कुल ठीक है, जब साइन और कॉस के एंगल सेम होंगे तो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली। बट उस केस में क्या होगा भाई, जब फॉर्मूले अलग अलग हैं, जब फॉर्मूले अलग अलग है तो क्या करेंगे, है ना? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या करेंगे, देन मेक परफेक्ट स्क्वायर। अगर दोनों के एंगल अलग अलग हैं तो ट्राई टू मेक परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की क्या करेंगे बेटा, कोशिश करेंगे। बस परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आप फिर रेंज निकाल सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल, देखिए क्वेश्चन आया y = cos 2x + 3 sin x। आ गया, इसकी मुझे रेंज निकालनी है। अब चूंकि दोनों एंगल अलग अलग हैं, चूंकि दोनों एंगल अलग अलग हैं तो मैं क्या करूँगा, चूंकि एंगल अलग अलग है तो मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा पूरे को साइन में। खेलना तो एक में ही है, साइन में कन्वर्ट करेंगे। कर लिया? यहाँ तक आने के बाद यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, ये लीजिए सर। ओके, समझ में आ गया? पहले इसको कन्वर्ट किया साइन में, क्योंकि साइन में कन्वर्ट करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। फिर -2 ये आ जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा था मेक परफेक्ट स्क्वायर। क्या करेंगे, मेक परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। तो इस एक्सप्रेशन को लिखा जाएगा sin x - 3/4 का स्क्वायर, और ये आएगा 9/16। ओके भाई, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से कोई तकलीफ नहीं है, आप भी लिख लोगे यार, क्या तकलीफ है, लिख लोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। तो -2 sin x - 3/4 का स्क्वायर आया, है ना, ये आ गया। और ये चीज़ लिख लेते हैं 16, तो 8 और 9 17/16 आ गया। इस -2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे, इस -2 को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये आएगा 17/8 -2 sin x - 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस -2 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दे यार। अब चूंकि ये बेचारा अकेला बचा है दुनिया में, तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब मैं सोचना चालू करता हूँ। देखिए मिनिमम कब आएगा और मैक्सिमम कब आएगा। ऑब्वियसली बात है, मेरे पास 100 रुपये हैं। अगर 100 रुपये में से मैं जितना कम खर्च करूँगा उतना ज़्यादा पैसा बचेगा। यानी अगर मुझे खर्च कम करना है तब मुझे मैक्सिमम मिलेगा ना। तो मैक्सिमम के लिए क्या है, जो मेरा खर्च है वो कम से कम होना चाहिए। तो अगर मैं मैक्सिमम चाहता हूँ तो ये जो मेरा खर्चा है ना, ये मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे मैक्सिमम तब मिलेगा जब ये मिनिमम होगा और इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, 0 से कम तो हो ही नहीं सकती। तो चूंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए
तो इसका मैक्सिमम तब मिलेगा जब भाई साहब ये 0 हो जाएंगे। क्लियर? तो y मैक्सिमम क्या होगा? y मैक्सिमम होगा 17/8। कब होगा? जब sin x 3/4 हो। क्लियर? y मिनिमम कब मिलेगा? y मिनिमम कब मिलेगा? y मिनिमम बेटा तब मिलेगा जब मेरे पास 100 रुपये थे, मैं 100 के 100 खर्च कर दूं और उधार लेके भी खर्च कर दूं, सारे खर्च कर डालूं भाई साहब। ठीक है? तो मैं मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम तब मिलेगा जब मेरा खर्चा बहुत बड़ा हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो ये जो टर्म है ना, ये बड़ी कब होगी? जब sin x 1 होगा या -1 होगा। तो ये टर्म बड़ी होगी बेटा जब sin x -1 होगा। कितना होगा? -1 होगा। ठीक है? तो 17/8 -2 -1 -3/4। ठीक है? कब होगा? जब sin x -1 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से मिनिमम आ जाएगा और मैक्सिमम आपके पास आ चुका है। अब हम चलते हैं केस नंबर 3 पर। देखिए केस नंबर 3 जो है उसमें क्या है? केस नंबर 3 में मैंने 2 क्वेश्चंस रखे हैं। मेकिंग यूज ऑफ रेसिप्रोकल relationship, reciprocal relationship between sin and cosec, है ना, tan and cot, है ना, इनका रिलेशनशिप का यूज़ करके हम कैसे मतलब क्वेश्चन करेंगे। राइट? अब देखिए मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x, और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास 4 cosec स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। राइट? इन दोनों में मुझे रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। यहाँ भी मुझे रेंज निकालनी है और यहाँ पर भी मुझे रेंज निकालनी है। अब क्या दिक्कत है? देखते हैं भाई, रेंज निकालनी है ना। चलिए तो मैं रेंज निकालना चालू करता हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर गया। जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन पर जाऊंगा तो मैंने इसको लिख लिया 2 sin x माइनस cosec x का होल स्क्वायर प्लस 4। फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। ठीक है? बना लिया। अब आगे चलते हैं, है ना भाई। हम क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे बेटा किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू बेटा 0 हो सकती है। 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, 0 से कम तो नहीं होगी, ये तो तय है। तो मुझे मिनिमम कब मिलेगा बेटा? मिनिमम चाहिए इन दोनों में, मिनिमम। मैक्सिमम की तो बात ही नहीं करना, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी को जा रहा है। कॉसेक मैक्सिमम कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी को। तो इसमें मिनिमम की बात करेंगे, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो उसकी मिनिमम क्या होगी और इसकी मिनिमम क्या होगी? चलिए तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब मैं क्या बोल रहा था आपसे कि जो स्क्वायर है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, कम तो नहीं होगी। तो मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। अगर ये 0 हो गया तो मुझे मिनिमम मिल जाएगा। ठीक है? तो साइड में चेक कर लेते हैं। तो 2 sin x माइनस cosec x को मैंने साइड में 0 करा, तो यहाँ से sin स्क्वायर x मेरा हाफ आ रहा है, और sin स्क्वायर x हाफ तो हो सकता है भाई, कोई तकलीफ नहीं है। sin स्क्वायर हाफ हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है, हाँ 0 हो सकता है। और अगर ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है तो बेटा मिनिमम वैल्यू आएगी 0 + 4 यानी 4। ठीक? समझ आ गया? लेकिन जब हम दूसरे क्वेश्चन पर गए और दूसरे क्वेश्चन को, भाई क्वेश्चन तो आपके सामने लिखा हुआ है, जब मैं दूसरे क्वेश्चन पर गया तो दूसरे क्वेश्चन को जाकर मैंने वही किया जो मैंने पहले वाले में किया। भाई मैं इंटेलिजेंट समझ रहा था ना अपने आप को, तो मैंने इंटेलिजेंट समझते हुए जो फर्स्ट वाले में किया वही मैंने सेकंड वाले में किया। लेकिन बच्चा टीचर की बात को ढंग से नहीं सुनेगा। भाई बोल रहा हूँ कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा होगी, चेक तो कर ले कि 0 होगा कि नहीं होगा। तो आओ इसको साइड में 0 कर कर देखें। और जब मैंने इसको साइड में 0 कर कर देखा तो यहाँ से sin स्क्वायर x बराबर 2 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब बेटा ये 0 नहीं होने वाला अब, क्योंकि इसको 0 होने के लिए sin स्क्वायर को 2 होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या करें? तो आप सोचो। अब आपको ऐसे सोचना है
कि ये एक्सप्रेशन मुझे मिनिमम कब मिलेगा, ये एक्सप्रेशन मुझे मिनिमम तब मिलेगा जब भाई साहब ये तो बड़े मिलें, मतलब मिनिमम चाहिए सॉरी, तो ये छोटे मिलें और भाई साहब उसी टाइम पर ये बड़े मिलें। खर्चा ज़्यादा हो, खर्चा ज़्यादा होना चाहिए। खर्चा कौन है? ये खर्चा है बेटा आपका, ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा होता है sin x 1, ठीक है। तो मिनिमम कब मिलेगा? मिनिमम तब मिलेगा जब sin x 1 होगा, और जिस टाइम पर sin x 1 है उसी टाइम पर cos x भी 1 है, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो बताइए y मिनिमम कितना आएगा? ये बेटा 1, ये 1, 2 - 1 का स्क्वायर 1 + 4 5 आ गया बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एक गलती आपकी बैंड बजा देगी, इसलिए दोनों क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है। ओके, अगर एक क्वेश्चन हम ग्राफिकल ले लें, ग्राफिकल में मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन रखा है, sin πx = mod ln mod x। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, ओके। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो sin πx नहीं बनाना जानता होगा, कि ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो mod ln mod x बनाना नहीं जानता होगा, ठीक है। सारे बच्चे sin πx और mod ln mod x बनाना जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले sin πx की बात करता हूँ। ओके, ये कौन है? पाई। ये कौन है? 2 पाई। ये कौन है? 3 पाई। ये कौन है? 4 पाई, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाइए, -π, -2 पाई, -3 पाई और -4 पाई। जब आप sin πx बनाएंगे, sin πx बनाने के लिए ईच एंगल इज डिवाइड बाय पाई, हर एंगल को पाई से डिवाइड कर दो। तो sin πx का मतलब है ईच एंगल इज डिवाइड बाय पाई। तो पाई अपॉन पाई 1 2 3 4, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ईच एंगल इज डिवाइड बाय पाई, हर एंगल को पाई से डिवाइड कर दो, ठीक है। चलिए, कर दिया। ओके, ये कौन सी लाइन है? 1। ये कौन सी लाइन है? -1। अब जितने बच्चे mod ln mod x का ग्राफ जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, ये लो, ये लो, ठीक है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, बड़ी बात तो अब है, ठीक है ना। बड़ी बात तो अब होगी, बड़ी बात है क्या? देखिए, हुआ क्या। अच्छा, आप सोचो, आप एक गांव में रहते हो, है ना, और आपका कोई फ्रेंड गांव में रहता है, ठीक है। जब दोनों गांव में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है आपके मिलने के चांसेस हैं। भाई मैं गांव में रहता हूँ, वो गांव में रहता है, दोनों के मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आप गांव से बाहर चले गए, या वो गांव से बाहर चला गया, या आप गांव से बाहर चले गए, तो आपके मिलने के चांसेस टल गए, नहीं मिलोगे। भाई जब आप सिटी में हो तो मिल जाओगे, सिटी के बाहर चले गए तो नहीं मिलोगे। तो सबसे पहली बात, सॉल्यूशन कब आएगा? सॉल्यूशन तब आएगा जब ln x का ग्राफ -1 से 1 के बीच में रहेगा। अगर ln x का ग्राफ -1 से 1 के बीच के बाहर चला गया तो दोनों का मिलने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि एक गांव में रह गया, एक शहर में चला गया, ठीक। तो अब देख बेटा क्या होने वाला है। इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, है ना, ग्राफ बना रहा हूँ। उसका ग्राफ ऐसे जाएगा, सबको पता है साइन मॉड का ग्राफ कैसे आता है, ठीक है। अब होगा क्या, बच्चा क्या करता है? बच्चा क्या करता है? ऐसे जाएगा, बना लेगा, ठीक है। भैया दिमाग लगा ले थोड़ा सा। यहाँ पर क्या होगा बेटा, सोचने वाली बात यह है कि इसकी वैल्यू ई पर जाके 1 होगी, इसकी वैल्यू ई पर जाके 1 होगी। ई पर, ई होता है 2.7, ई पर जाके इसकी वैल्यू कहीं 1 होगी। समझ में आ गया? तो ये ग्राफ है ना ऐसे, और ई पर जाके 1 होगा, ई पर। क्लियर है? समझ में आ गया? और सेम काम यहाँ पर होगा। ये -3 है, ये -2 है, तो -e कहीं यहाँ होगा, -e कहीं यहाँ होगा। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे जाके, ओके, और -e पे जाके ये आपका ग्राफ जो है ऐसे बन जाएगा, ठीक। समझ में आ गया? तो दिक्कत समझ में आई? दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी बेटा ये ई पे जाके 1 होगा, ई पे, ई 2.7 होता है, ठीक। बच्चा जो ऐसे ले गया वो कैसे ले गया भाई? अरे ई पे जाके 1 होगा, ई पर 2.7 पे जाके 1 होगा वो।
तो 2.7 तक उसके मिलने के चांसेस थे, और सेम लॉजिक यहाँ माइनस ई पर जाके 1 होगा, और माइनस ई पर जाके 1 होगा तो माइनस ई पर उसके मिलने के चांसेस थे। समझ आ गया? अब देखो कितनी जगह कट करेगा, 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 सॉल्यूशंस आएंगे। कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 6। आगे लिखिए आप लोग, समेशन ऑफ साइन ऑब्लिक कोसाइन सीरीज, समेशन ऑफ साइन ऑब्लिक कोसाइन सीरीज, ठीक है, समेशन ऑफ साइन ऑब्लिक कोसाइन सीरीज। ये क्या चीज़ है भाई? देखिए, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन n थीटा, ओके। ये फॉर्मूला हम तब लगाएं जब एंगल्स AP में हों, थीटा 2 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब एंगल्स किस में हों? AP में हों। अगर एंगल्स का डिफरेंस AP में, आपको दिख रहा होगा एंगल्स AP में है थीटा 2 थीटा 3 थीटा, डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर एंगल्स का डिफरेंस सेम है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है साइन नंबर ऑफ टर्म्स, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। मैं बोलता भी जा रहा हूँ, साइन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n, डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है? थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ठीक है। तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। क्लियर? ये फॉर्मूला है साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2। और सेम फॉर्मूला हम कॉस के लिए लगा सकते हैं, क्लियर? सेम फॉर्मूला हम किसके लिए लगाएंगे? कॉस के लिए, राइट। तो जब आप कॉस के लिए लगाएं तो क्या होगा? ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। बस ये वाला पार्ट में साइन की जगह कॉस आ जाएगा, ओके। ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट एंगल। ये कौन सा है? लास्ट एंगल। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ओके। क्लियर? फॉर्मूला लगाते समय क्या ध्यान रखना है? फॉर्मूला तब लगाएं जब क्या लगाना है? ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि एंगल्स किस में होने चाहिए? AP में। अगर एंगल्स AP में है तो इस फॉर्मूले में हमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आओ इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कॉस की पावर 4 1 माइनस साइन की पावर 4 1 डिग्री, ठीक है। तो कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 थीटा हम सब जानते हैं कॉस टू थीटा होता है। तो फैक्टर कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? फैक्टर करोगे तो कॉस टू थीटा आ जाएगा। तो कॉस की पावर 4 1 माइनस साइन की पावर 4 1, ठीक है। ये मुझे देगा कॉस 2 डिग्री, ओके। कॉस की पावर 4 1 माइनस साइन की पावर 4 1 देगा कॉस 2 डिग्री, अगला वाला देगा कॉस 4 डिग्री। डबल करते जाओ, जस्ट डबल करते जाओ, ठीक है ना। ये भाई इसके साथ मिलेगा डबल, ये भाई अगले वाले के साथ मिलेगा डबल, ऐसे 179 का डबल कितना हो जाएगा? 179 का डबल हो जाएगा 358 डिग्री, हो गया 358 डिग्री, ठीक। तो कॉस 2 डिग्री, कॉस 4 डिग्री, कॉस 6 डिग्री, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। एंगल्स AP में आ गए, तो कॉस 2 डिग्री कॉस 4 डिग्री एंगल AP में है, तो लिखेंगे साइन नंबर ऑफ टर्म्स, यहां से लेकर 179 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 179 इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल। डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है? 2 डिग्री डिवाइड बाय 2 थीटा बाय 2, ठीक है। नीचे आ जाइए, साइन 2 डिग्री डिवाइड बाय 2, ओके। और लास्ट में क्या आएगा? कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, ओके। तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ठीक है सर। और ये चीज दे रही है 180 डिग्री, ये चीज दे रही है 180 डिग्री, और कॉस 180 -1 होता है। कॉस 180 क्या होता है? -1, ठीक है।
cos 180 क्या होता है बेटा, -1, ठीक है। आ गया, इधर आ जाओ। तो ये क्या बनेगा, साइन 179 इंटू 1 डिग्री, है ना, ठीक है। ये आएगा 1 डिग्री, ओके, ठीक है, और वो बन गया -1। समझ में आ गया सबको, साइन 179 डिग्री इंटू साइन अपॉन 1 डिग्री इंटू -1, ठीक है। और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, देखिए 179 को क्या लिखूंगा, 180 - 1, ठीक है। 179 को क्या लिखूंगा मैं, 180 - 1, तो 180 - 1 लिखते ही बन जाएगा साइन 1 डिग्री, ठीक है। 180 - 1 लिखते बन जाएगा साइन 1 डिग्री, कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आएगा, -1। कितना आंसर आएगा, -1, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर -1 आएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए आपको दिख रहा होगा साइन π/n, साइन 2π/n, साइन n - 1 π/n दिख रहा है। कितनी टर्म्स है, n-1। कितनी टर्म्स है, n-1। तो फॉर्मूला लगाऊं, साइन नंबर ऑफ टर्म्स n-1, ओके, डिफरेंस ऑफ एंगल, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना बाई 2, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना बाई 2, तो π/2n, ठीक है। नीचे क्या आएगा, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, हो गया। इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ठीक है। फॉर्मूला लगाने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n नहीं है, n-1 है, ध्यान रखना। चलिए यहां तक आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाएं, ओके। अच्छा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉल्व कर रहा हूं मैं, अंदर ले जा रहा हूं। तो साइन इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 माइनस π/2n आएगा, ठीक है। नीचे साइन π/2n है ही ऑलरेडी, ओके। इसको अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, π/n से π/n कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा साइन π/2 जो कि 1 है। क्लियर, तो ये एक्सप्रेशन साइन 90 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये कॉस बन गया, ये साइन बन गया, तो ये बन गया कॉट π/2n के बराबर बन गया, ओके। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस अपॉन साइन, ये कॉट बन गया ना, कॉट बन गया। कॉट बनने के बाद आपको इसकी वैल्यू 2 + √3 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 2 + √3, राइट। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 + √3, तो ये 2 + √3 के इक्वल है, ठीक है। आपको याद होगा, शायद याद होना चाहिए कि 2 + √3 मैंने आपको बताया था भाई। 2 - √3 याद है, 2 - √3 क्या था, 10 15, ठीक है, 10 15। तो ये कितना हो गया, कॉट 75 हो जाएगा 2 - √3। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं एक बार, अगर आपको याद हो तो मैंने 10 15 डिग्री निकाला था आपके लिए, साइन 15 अपॉन कॉस 15 करके √3 माइनस अपॉन, है ना। तो 2 - √3 निकाला था और कॉट 15 निकाला था मैंने, 2 + √3। तो बेटा ये एंगल जो है कॉट 15 है, π/12 बस। तो π/2n को π/12 के इक्वल कर दे, तो n कितना आएगा बेटा, 6। इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे, 6, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करेंगे, 6। हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, है ना, इस बार। चलिए यहां पर भी आप फॉर्मूला लगा के देखिए। क्वेश्चन दिख रहा है, कितनी टर्म्स है, 5। फॉर्मूला लगाइए, साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 5। साइन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, 5। डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, इनका डिफरेंस बाई 2 करोगे तो π/11 आएगा। साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाई 2, तो π/11 आएगा। आ गया, आगे क्या आएगा, कॉस। आगे क्या आएगा, कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल, दोनों को ऐड कर लोगे, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाई 2 कर देना, तो ये 5π/11 आ जाएगा। हो गया, ठीक है, हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, तो sin 2a, 2 sin a cos a sin 2a,
ठीक है, तो 2 sin a cos a, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया sin 2a और ये कैंसिल हो गया। अगर किसी को तकलीफ हो कि कैंसिल कैसे हो गया, तो बेटा इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 11। क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस पाई बाय 11। तो आंसर कितना आएगा? 1/2। क्लियर? ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, कभी सीरीज अगर साइन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, अगर सीरीज कभी साइन स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, तो फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? अगर फॉर्मूला नहीं लगेगा तो बेटा सबको कॉस में कन्वर्ट कर लेना, कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट करके, और अब आप आराम से फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर में सीरीज आ जाए तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर लेना। तो क्या होगा बेटा? 1/2 कितनी बार आएगा? n बार। 1/2 कितनी बार आएगा? n बार। cos 2 थीटा, cos 4 थीटा, एंड सो ऑन cos 2n थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ फॉर्मूला लगाने में तकलीफ नहीं है। अगर मान लो क्यूबिक आ जाता, क्या आ जाता बेटा यहाँ पर? अगर क्यूबिक आ जाता तो सबको cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। किसमें कन्वर्ट करना? cos 3 थीटा वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना। स्क्वायर है तो cos 2 थीटा में, क्यूब है तो cos 3 थीटा में बदलकर फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, हमारी जो हेडिंग है वो है समेशन बाय डिफरेंस ऑफ टर्म्स, है ना। देखिए ये जो हेडिंग है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपीलिंग है एक्चुअली, और आईआईटी में भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं इस पर, मेंस में भी नो डाउट क्वेश्चंस आएंगे अभी इस पर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो समेशन बाय डिफरेंस ऑफ टर्म्स, तो मैंने क्वेश्चन लिखा आपके सामने, प्रूव दैट वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, और इसको एक्सप्लेन करके फिर मैं आगे वाली चीज़ों को फील करा पाऊँ। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा होगा 10x/2 sec x, ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, और आपसे ये प्रूव करवा रहा है वो, है ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे? ठीक, तो मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले पहली टर्म के पास गया। किसके पास गया? मैं भाई साहब के पास चला गया, इन भाई साहब के पास गया। ठीक है, और जब मैं इन भाई साहब के पास गया, ये जो मेरी पहली टर्म थी इसको मैंने साइन कॉस में बदल लिया। अब ऐसे क्वेश्चंस का फंडा याद रखना, फंडा सुन लो बस, फंडा क्या है। अगर नीचे कॉस कॉस आ रहा हो या नीचे साइन साइन आ रहा हो, अगर नीचे दोनों कॉस कॉस है या नीचे दोनों साइन साइन हैं, तो ऊपर साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बनाना। अगर नीचे दोनों टर्म कॉस कॉस की हैं या नीचे दोनों टर्म साइन साइन की हैं, तो ऊपर साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बनाना, बस ये फंडा है। अगर नीचे कॉस कॉस है तो ऊपर क्या बनाना है? साइन डिफरेंस ऑफ एंगल, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बना लिया। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, समझ आ गया? यही करना है, कितने भी क्वेश्चन कर लो सब में यही करना है। अब साइन ए माइनस बी लगा दोगे, साइन ए माइनस बी लगा लोगे सारे बच्चे, साइन ए माइनस बी लगा लेना है, तो साइन ए कॉस बी, तो ये आएगा 10x माइनस 10x/2। ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई। ठीक, और ईमानदारी से बोलूँ ना, अगर आपको फर्स्ट टर्म आ गई तो सेकंड टर्म आप बना लोगे। ठीक है, सेकंड टर्म आप बना लोगे, sec x/2, पता क्या लिखोगे इसको? साइन, है ना, साइन, नीचे आएगा क्या आएगा? cos x/2 का स्क्वायर, cos x/2 आ रहा है, तो क्या लिखोगे इसको? x/2 माइनस x/2 का स्क्वायर। समझ में आ गया फंडा? डिफरेंस ऑफ एंगल बना लेना सेम। ठीक है, कर लोगे? ठीक, और पता क्या बन जाएगा? ये टर्म बनती जाएगी, अरे ये x है, फिर x/2 है, फिर x/2 का स्क्वायर आएगा, तो ये जो टर्म आएगी ना, ये आएगी 10x/2 माइनस 10x/2 का स्क्वायर। ठीक, तो मुझे मेनली ये फंडा समझाना था, मैंने ये फंडा समझा दिया। तो यहाँ से मुझे क्या सीखने को मिला? मुझे ये सीखने को मिला बेटा कि जब फर्स्ट टर्म निकाली तूने तो 10x माइनस 10x/2 आया। जब तूने सेकेंड टर्म निकाली तो 10x/2 माइनस 10x/2 का स्क्वायर आएगा 100%। करके देख लेना, यहाँ से एक्सपेंड करके देख लेना, 101% यही आएगा। और अगर आप ऐसे चलते जाओगे तो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी?
टेन एक्स बाई टू की पावर n माइनस वन माइनस टेन एक्स अपॉन टू की पावर n आएगा। ओके, तो फर्स्ट टर्म मैंने आपको प्रॉपर निकाल के दिखाया, सेकंड टर्म मैंने आपको प्रॉपर निकाल के दिखाया, थर्ड टर्म आप लिख सकते हो। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है। ये भाई इसको लेके उड़ गया, इससे इसकी फर्स्ट टर्म, ये अगले वाले को लेके उड़ेगा, तो ये इससे फर्स्ट टर्म लेके उड़ा, अगले वाले की फर्स्ट टर्म लेके उड़ेगा, अगला वाला फिर अगले वाले की फर्स्ट टर्म लेके उड़ेगा, तो इन दोनों में जाएगा कौन? फर्स्ट। क्लियर? तो आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया 10x माइनस 10x बाई टू की पावर n, और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है? तो बेटा ये जो मेथड है ना आपने सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको ध्यान रखिएगा। और इसी पर जो क्वेश्चन IIT में आए हुए दोनों, वो मैं ले रहा हूँ, है ना। इसी पर जो क्वेश्चन IIT में आए हुए दोनों के दोनों में ले रहा हूँ। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इस वाले पर, है ना। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ है, राइट। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसको मैंने साइन में बदला। सबसे पहली बात इसको मैंने साइन में बदल लिया। बदल लिया, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ लिखा हुआ है m इक्वल्स टू 1 से लेकर 6 तक। ओके, अब नीचे साइन साइन आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नीचे साइन साइन आ रहा है, तो मेरा फंडा क्या है? मेरा फंडा ये है, मेरा फंडा क्या है? मेरा फंडा यह है कि हम ऊपर डिफरेंस ऑफ एंगल बनाएंगे। हम ऊपर डिफरेंस ऑफ एंगल बनाएंगे। हम ऊपर डिफरेंस ऑफ एंगल बनाएंगे। फंडा यही है। आपने देखा नीचे साइन साइन, दिमाग मत लगा, साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बना ले। और जब तो डिफरेंस ऑफ एंगल लिखेगा तो इससे थीटा गया, इससे m पाई बाय 4 गया, एक टर्म बचेगी साइन पाई बाय 4। क्या बचेगी? साइन पाई बाय 4। उसको बैलेंस करने के लिए नीचे साइन पाई बाय 4 से डिवाइड कर दे। फंडा समझ लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन फिर आया तो भी ऐसे ही करना है जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अगर नीचे साइन साइन आ रहा है तो ऊपर साइन डिफरेंस ऑफ एंगल लिख ले। लिख लिया? ये है साइन A, ये है B, तो साइन A माइनस B लगा लो, ये बन जाएगा √2। अच्छा, बराबर में किसके दे रखा है? ये 4√2 के। √2 से √2 कैंसिल करेंगे, अभी करते हैं, चलो करते हैं अभी कैंसिल। ठीक है, ये √2 हो गया। आगे बढ़े। ठीक है, सारे बच्चे साइन A माइनस B लगा लेंगे। साइन A कॉस B लगा लोगे, साइन A कॉस B, तो ये बनेगा कॉट माइनस कॉट। इतनी कैलकुलेशन तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। बराबर में है 4√2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B लगाना, बेटा ये टर्म बन जाएगी। क्लियर? और ये बनने के बाद आप क्या करेगा? m की वैल्यू 0 रखेगा, m की वैल्यू 1 रखेगा। रखो, चलो m की वैल्यू 1 रखो सारे बच्चे, m की वैल्यू 1 रखो। ठीक है, तो थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाय 4, फिर m की वैल्यू 2 रखो, m की वैल्यू 2 रखो, m की वैल्यू 2 रखोगे तो ये आएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है ना, ऐसे चलता जाएगा। और लास्ट में m की वैल्यू क्या रखोगे? 6, तो 6 रखोगे तो ये आएगा बेटा 5 पाई बाय 4, और ये आएगा कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4। ठीक है, आ गया। आप वैल्यू रखते जा रहे हो, ये आएगा। अब वापस देखो फंडा क्या है, कौन लेके उड़ रहा है किसको? इससे इसकी फर्स्ट टर्म जा रही है, अगले वाले से अगले वाले की फर्स्ट टर्म जाएगी, तो इन दोनों में से जाएगा कौन? फर्स्ट टर्म। फंडा समझ में आ गया? ठीक है, अब ये सब चले गए तो आपके पास बचा क्या? अब आपके पास बचा क्या? आपके 2 टर्म्स बची हैं। कौन कौन सी बची हैं? एक कॉट थीटा बचा है, एक आपके पास कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाय 4 होता है, 3 पाई बाय 2 बचा है, और बराबर में 4 बचा हुआ है। ओके, समझ में आ गया? और ये बन गया कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा हो गया टेन थीटा माइनस का, तो माइनस और माइनस प्लस, तो ये बनेगा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4। ओके, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आप समझ ही गए होंगे, टेन थीटा बन जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट आपको पता है नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा। क्लियर? इसको साइन कॉस में बदल लें, है ना, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 4।
साइन कॉस में बदल लीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और जब आपने साइन कॉस में बदल लिया उसके बाद इधर ले जाइएगा तो 1/2 इक्वल्स टू साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2 साइन π/4 पर भी आएगा और साइन 3π/4 पर भी आएगा, सॉरी π/6 पर भी आएगा और साइन 5π/6 पर भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर π/6 और 5π/6, तो थीटा की वैल्यू आएगी π/12 एंड 5π/12। तो ये आंसर था, ठीक है। आगे समझे, ठीक है, ये आपका आंसर है, क्लियर। मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। नीचे साइन साइन आया, नीचे कॉस कॉस आया, तो क्या करना है, बस जो आईआईटी का ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसकी स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, बाकी खुद करना है, सारे बच्चों को सबको खुद करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग क्या है बेटा, स्टार्टिंग सेम ही है, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग सेम ही है। क्या करेगा, साइन π/4 प्लस k + 1 π/6 और साइन π/4 प्लस k π/6, तो ऊपर क्या लिख ले बेटा, ऊपर लिख ले डिफरेंस ऑफ एंगल। क्या लिखेगा ऊपर, डिफरेंस ऑफ एंगल। ऊपर क्या लिख ले, डिफरेंस ऑफ एंगल, ओके। बैलेंस भी तो करेगा, तो बैलेंस करने के लिए साइन π/6 से डिवाइड कर देना। बस मुझे यही बताना था इस क्वेश्चन के बाद, साइन a - b आप लगा लेना और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर ये आएगा, सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। साइन a - b लगाओ, उसके बाद डिवाइड करो, कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी, टर्म्स कटती जाएंगी, केवल 2 टर्म्स लास्ट में बचेंगी और उन दोनों टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट आंसर, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई बच्चा सॉल्व करता है तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, अगर आप ढंग से ईमानदारी से सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा cot π/4 प्लस 13 π/6, और इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा बेटा 2 × √3 - 1, ठीक। 1-2 क्वेश्चन आप इस पर लिख लीजिए, आप घर से कर लीजिएगा। n = 0 से लेकर 88 तक 1/cos n + 1, ओके। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा बेटा cot 1 डिग्री cosec 1 डिग्री। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, तो आप इसे ट्राई कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री फेज़ 1 ख़त्म होता है। मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपके सारे टॉपिक्स कवर कर पाऊँ, ठीक। कोई छोटी मोटी चीज़ रह गई तो अलग बात है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप इसे ढंग से पढ़ेंगे तो एटलीस्ट एक बार आपकी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी। तो इसे देखिए, ढंग से समझिए, और होपफुली अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे लिख सकते हैं, ओके। थैंक यू, धन्यवाद।